अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जो कि सजाई है खास तौर पर आप सबके लिए। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सबके सब व्यूअर्स के? सो जी, वीकेंड आईपीएल के मैचेस में बिल्कुल पता नहीं चलता है कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है। इसी तरह से ये मैचेस और ये क्रिकेट जारी है और इसी तरह से जो हमारा टाइम है वो भी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। और अब इंडिया में जो क्रिकेट का मेला सजा हुआ है आईपीएल की सूरत में, उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी मैदान सजने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान जो 5 मैचेस की T20 सीरीज खेली जाएगी उसका आगाज होने वाला है। सो जी, मंडे से फाइनली जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो इस्लामाबाद में अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे अंडर लाइट से। कुछ इस हवाले से आपसे बात करेंगे और इसके साथ साथ जनाब बाबर की जो दोस्तियां हैं, यारियां हैं, हमेशा से बड़ी मशहूर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस तवज्जो का बायस बने या ना बने, लेकिन ये जो दोस्ती यारियां है ना, ये ज़रूर अटेंशन ग्रैब कर लेती है। और इस दफ़ा एक और उनके दोस्त उनके लिए मैदान में आए हैं। वो क्या कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। तो कौन है शाह के वफादार जो इस दफ़ा बाबर आजम के लिए उतरे हैं मैदान में? क्या ज़रूरत थी उनको, क्या कहा है उन्हें, ये सब बताएंगे जनाब आपको। लेकिन सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आईपीएल के मेले से जो कि सजा हुआ है और आपकी और हमारी तवज्जो का मरकज़ है। मैच खेला गया जो कि मुझे ऐसे लगा, जो पंजाब किंग्स जब खेल रहे थे तो फील ऐसे हो रहा था कि पंजाब किंग्स का जीतने का कोई इरादा नहीं है, बड़े रिलैक्स मोड में है, कोई नहीं। वो कह रहे थे कि चले राजस्थान रॉयल्स आप ही जीत जाएं, कोई बात नहीं, होम ग्राउंड हमारा है तो क्या हुआ। लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स ने जनाब बैटिंग का आगाज किया और हम जो समझ रहे थे कि भाई 147 का आसान सा टारगेट है और बड़ा वन साइडेड मैच होगा, देखने का मजा नहीं आएगा, और यकीनन राजस्थान रॉयल्स इस मैच के अंदर अपना वो जो रन रेट है उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन कहानी तो कुछ और थी। राजस्थान रॉयल्स का बिल्कुल मूड नहीं था जीतने का। उन्होंने आखिर तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह हम ये मैच ना जीते, लेकिन फिर भी जीत गए। क्या किया ये रोमन पॉवल और शैमरॉन हेटमायर ने, आके सारी मेहनत पे पानी फेर दिया राजस्थान रॉयल्स की और मैच जिता दिया जनाब उन्हें। सो इसी किस्म की कुछ दिलचस्प सूरत हाल रही आज के मैच में कि जिसमें दोनों टीम्स जब बैटिंग कर रही थी तो ऐसे वो लग रहा था कि जीतने का बिल्कुल मूड नहीं है। भाई सुकून.com है, कोई भी जीत जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आइए जी इस मैच पे जरा बात करते हैं। दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स यानी कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स को इंजरीज ने हॉन्ट किया। एक जानिब शिखर धवन नहीं खेल सके तो दूसरी जानिब जॉस बटलर मैदान में नहीं उतर सके। टॉस जीतकर पहले फैसला किया संजू सैमसन ने कि भाई आज हम करेंगे फील्डिंग। फैसला बड़ा कारगर साबित हुआ, क्योंकि अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो मैदान उनके लिए नया है, मुल्लापुर का। पंजाब किंग्स का जो होम ग्राउंड है उनमें इजाफा हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस वही पुरानी है भाई, कि अगर विकेट्स गिरती हैं तो फिर गिरती चली जाती हैं, और जो दरमियान में आने वाली खिलाड़ी हैं या बाद में आने वाली खिलाड़ी हैं वो टीम को उस तरह से संभाला नहीं दे पाते। तो आज भी ऐसा हुआ जनाब, विकेट्स गिरना शुरू हुई और फिर वो गिरती ही चली गई। अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो कैप्टन उनके मौजूद नहीं थे और हम ये समझ रहे थे कि जो वाइस कैप्टन है जितेश शर्मा वो करेंगे कैप्टनसी। लेकिन हुआ क्या जनाब, कैप्टन बना दिया गया सैम करन को। आईपीएल की जो है एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है कि जो अपना डोमेस्टिक का टैलेंट होता है, जो अपना लोकल टैलेंट होता है, उनको मुझे ऐसे लगता है कि आईपीएल के जरिए बड़ा प्रमोट किया जाता है। उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी सामने आती हैं और उन पर बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया जाता है। लेकिन पंजाब किंग्स ने आज जितेश शर्मा को क्यों कैप्टन नहीं बनाया जबकि वो वाइस कैप्टन थे, सैम करन को बना दिया? मेरी समझ से भाई ये बालातर है। दोनों टीम्स ने गलतियां की हैं, चाहे कोई भी टीम जीती है, लेकिन जो भी टीम जीती है ना वो तुक्के से जीती है। ये आपने भी मैच देखा है, हमने भी मैच देखा है, हम सब जनाब ये बात इस मैच के बाद जानते हैं। सो जनाब कैप्टन सैम करन, और उसके बाद जो एक आपके मेन प्लेयर हैं, अगर मैं सुशांत की बात करूं तो सुशांत बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनका जो साथ दे रहे हैं, जो मैच गुजरात से जीता था वो भी इन 2 प्लेयर्स की एक जो एपिक परफॉर्मेंस आई थी उसकी वजह से जीते थे, और जो एसआरएच से हार गए थे वो भी इन दोनों ने आखिर तक कोशिश की थी और सिर्फ 2 रन से हारे थे। यानी ऐसे वो लग रहा है कि पंजाब किंग्स की बैटिंग का सारा जो बर्डन है वो सुशांत सिंह और आशुतोष के सर पर है। सुशांत सिंह तो आज नहीं चले, लेकिन दूसरी जानिब आशुतोष जो कि आपका
ऐसा प्लेयर है जो कि आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, सामने से आके परफॉर्म कर रहा है, उसको वो आपके प्लान्स में शामिल नहीं है, उसको आपने मेन प्लेयर्स में रखने के बजाय, मेन टीम में रखने के बजाय जनाब उसको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आप 9वें नंबर पे भेजते हैं और तब भी वो आके आपको 16 गेंदों पे 31 रन बना के दे जाता है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए है। लेकिन पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, या उन्होंने आशुतोष को कोई सरप्राइज फैक्टर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मेरे ख्याल से जब इतना अच्छा प्लेयर आपके पास मौजूद है तो उसको आपको प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए और उसको प्लान्स देने चाहिए कि भाई आपने ये करना है इस मैच के अंदर और ये हमारे प्लान्स हैं। लेकिन इस तरह से आप उसे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर रहे हो तो भाई पता नहीं आप क्या कर रहे हो फिर। सो बॉलिंग बड़ी अच्छी की, दोनों टीम्स के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। अश्विन ने मैच नहीं खेला राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन जो बाकी के बॉलर्स थे उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी जनाब अश्विन की। ट्रेंट बोल्ट के जिनको लास्ट मैच में यूज़ नहीं किया गया था, संजू सैमसन पे क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ था, आज उनको बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया गया। उन्होंने जब शुरू में बॉलिंग की वो भी बड़ी अच्छी की और जो आखिरी ओवर किया वो तो क्या कमाल किया उस बंदे ने, 6 रन दिए सिर्फ। और जब ऐसे वो लग रहा था कि आशुतोष के जिनका पहले कैच भी ड्रॉप हो गया था कि भाई अब तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये आखिरी ओवर तो 150 से ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद एक चौका तो लगा दिया उन्होंने, 6 रन तो आए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उस तरह से आखिरी ओवर को यूज़ नहीं करने दिया, जबकि उससे पहले अवैश खान की काफ़ी पिटाई भी की थी आशुतोष ने। सो चाहे कुलदीप सैन है, चाहे अवेश खान है, ट्रेंट बोल्ट है या फिर केशव महाराज हैं, सब ने अच्छी बॉलिंग की। और अगर हम इस पिच की बात करें तो पिच कोई फ्लैट डेक नहीं था, लेकिन ये इतनी मुश्किल पिच भी नहीं थी कि जिस तरह से दोनों टीम्स के बल्लेबाज खासतौर पर इस पिच पे खेले हैं। तो जी 147 बनाए पंजाब किंग्स ने, 148 का टारगेट दिया एंड इट वाज द पॉइंट व्हेन आई वाज थिंकिंग कि भाई ये जो मैच है ना राजस्थान रॉयल्स आधा तो जीत चुके हैं, क्योंकि जो बॉलर्स हैं पंजाब किंग्स के उनको इतना स्कोर बल्लेबाजों ने दिया नहीं है कि जिसे वो डिफेंड करें। लेकिन जनाब हमें क्या पता था कि राजस्थान की रॉयल्स की जो टीम है वो क्या सोच के उतर रही है बैटिंग करने के लिए। सो जी संजू सैमसन ने एक मैं कहूँगी एक सरप्राइज फैक्टर अपनी जानिब से खेला कि उन्होंने ऊपर भेजा जनाब क्या कहते हैं तनुष को, और अब अगर वो अच्छा खेल जाते तो हम उनकी तारीफ कर रहे होते, लेकिन तनुष उस तरह से नहीं खेल सके, पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर सके। मेरे ख्याल से ये जो 147 का टारगेट था उसको राजस्थान रॉयल्स ने कुछ ज़्यादा ही फॉर द ग्रांटेड ले लिया, या उनका मूड नहीं था, वो सीरियस नहीं थे, उनको ऐसे वो लग रहा था बड़ी आसानी से हम जीत जाएंगे। और दूसरी जान जो जायसवाल हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि वो इस मैच में अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। दोनों बैटर्स ने पावर प्ले के साथ वही किया जो बाबर आजम और रिजवान करते हैं। मेरे ख्याल से 31 या 32 रन पावर प्ले में बनाए हैं और आखिर में इस नहज पे पहुंच गई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम कि 10 का रन रेट चाहिए था, यानी कि 27 पे 40 रन चाहिए थे, फिर जनाब 20 गेंदों पे 35 रन, 16 पे 32 रन और आखिर के 2 ओवर्स में तो 12 बॉल्स पे 20 रन चाहिए थे। और मैं ये सोच रही थी कि ये क्या सोचा है आखिर राजस्थान रॉयल्स ने। नो डाउट बैट के ऊपर बॉल उस तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसी भी कंडीशन नहीं थी जनाब कि जिस तरह से बल्लेबाज खेल रहे थे, और ऊपर से जो कैप्टनसी हुई है वो भी बड़ी अजीबोगरीब हुई है। यानी आप चलें, आपने जो शुरू में तनुष को भेज दिया, उसके बाद ध्रुव जुड़ेल को आप भेज रहे हैं 5वें नंबर पे, और जो जिनकी वजह से आप मैच के जीते हैं शैमरॉन हेटमायर की बात करें या रोहमन पॉल की बात करें, उनको आप बिल्कुल आखिर में भेज रहे हैं 7वें 8वें नंबर पे, जब उनके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। मैच इस हालत में पहुंच चुका था। वो तो जनाब वो क्या कहेंगे ना कि फिर भी उन्होंने हिट्स लगा के मैच जितवा दिया। रोहमन पॉवल की हम बात करें, ये दिल्ली कैपिटल से आए हैं जनाब राजस्थान रॉयल में इसी साल, और दिल्ली कैपिटल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 5वें नंबर पे खेला करते थे। और जब इस किस्म की कंडीशन में आपका मैच था, आपको 10-11 का रन रेट चाहिए, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो भाई? आप ये जो पावर हिटर्स हैं उनको क्यों नहीं भेज रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें बॉल्स दो। आप बिल्कुल ही उनको उस कंडीशन में भेज रहे हो जब मैच बिल्कुल फंस चुका था। सैम करन की तारीफ बनती है कि वो एज ए कैप्टन उन्होंने 19th ओवर किया, उन्होंने 10 रन तो कंसीव किए, लेकिन 2 विकेट्स भी नहीं, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे। लेकिन अर्शदीप सिंह उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। मेरे ख्याल से आखिरी ओवर के अंदर वो जो 10 रन थे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं बचा सके भाई। और फिर जो शैमरॉन हेटमायर हैं उन्होंने जनाब एक शॉट के साथ मैच को ख़त्म कर दिया।
तो ये मैच राजस्थान रॉयल जीत तो गई है, लेकिन जीती सिर्फ और सिर्फ कर्टिसी की वजह से जीती है जनाब शैमरन हेटमायर और रोहमन पॉवल की, कि जिन्होंने आके आखिर में थोड़ी पावर हिटिंग की। यानी वो आप शैमरन को आखिर में भेज रहे हो, वो फिर भी बंदा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, उस प्रेशर कंडीशन में भी उन्होंने इतना अच्छा खेला है। तो जी कोशिश के बावजूद राजस्थान रॉयल्स जो है वो आज का मैच नहीं हार सकी और जीत गई। तो अब यहाँ पे जो दोनों टीम्स हैं उनको सोचना चाहिए, जो गलतियाँ की हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है कंपटीशन में इजाफा हो रहा है और आपके पास ज़्यादा गलतियाँ करके उनसे सीखने का वक्त नहीं है। सो जनाब आईपीएल के फीवर से अब रुख करते हैं टीम पाकिस्तान का। टीम पाकिस्तान की बात करें तो मंडे से जो टीम है वो प्रैक्टिस शुरू करने वाली है अंडर लाइट्स इस्लामाबाद में, क्योंकि जो मैच है पहला वो पिंडी में है और जो मैच है वो भी अंडर लाइट्स है, इस वजह से अंडर लाइट्स प्रैक्टिस की जाएगी। और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो ट्यूसडे को पाकिस्तान में पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करेंगे और फिर 18 को पहला मैच खेला जाएगा। 5 मैचेस जनाब खेले जाने हैं और बात लोग इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जनाब न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो तो आईपीएल खेल रही है, तो इतनी कोई प्रैक्टिस तो होगी नहीं। अब कौन सी टीम, कौन सा जो बोर्ड है क्या टीम भेजेगा, इस पर तो हमारा ख्याल नहीं है। बस ये है कि आपको अगर आप वाकई ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है टीम को इतनी गोल्डन कि आपने अभी न्यूजीलैंड से खेलना है, बेशक आप उनकी बी या सी टीम से खेलना है, वो भी आपको अच्छी खासी टक्कर दे के जाएंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने आयरलैंड से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने की। लेकिन टीम किस तरह से ये जो ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करेगी, किस तरह से खिलाड़ियों को सर्कुलेट किया जाएगा, किस तरह से यूज़ किया जाएगा, यूज़ किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो जब सीरीज़ खेली जाएगी तो ही पता चलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि सब पूछ रहे हैं, सबके दिमाग में है, वो ये कि पाकिस्तान से ओपन कौन करेगा। तो जनाब आपको हम एक खबर यहाँ पे देते चलें कि जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया था तो उसके बाद एक मीटिंग हुई थी कि जिसमें ये डिसाइड हुआ था ओपनिंग जोड़ी के बारे में कि ओपनिंग कौन करेगा। तो ओपनिंग के लिए यही डिसाइड हुआ है अभी तक कि साइम अयूब को ही ओपन में रखा जाएगा। अब बाबर आजम उस तरह के कैप्टन नहीं बने हैं कि जब वो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट के कैप्टन हुआ करते थे और कोई पूछने वाला नहीं था, जो मर्जी करें भाई। तो अब तो आपको सवालात के जवाबात भी देने पड़ेंगे और उस तरह से आप अपनी दोस्ती यारियां नहीं चला सकते हैं। तो जी एक तो ये कि साइम अयूब से ओपन करवाने का कहा गया है और दूसरी जानिब ये कि ये बातें सुनी जा रही हैं कि वो जो रिजवान हैं वो अब वन डाउन आएंगे, वो वन डाउन आएंगे या फिर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उस्मान खान को भी वन डाउन भेजा जा सकता है। तो जो बाबर रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी थी वो तो अल्टीमेटली टूट ही गई है, चाहे रिजवान कैप्टन बनते चाहे बाबर कैप्टन बने हैं, इस चीज़ का तो सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ेगा। मैं तो समझती हूँ कि रिजवान की जो इस वक्त उनकी फॉर्म है, अगर आप आईपीएल में देखें तो मेरे ख्याल से 300 रन भी नहीं उन्होंने बनाए हैं और 111 के रन रेट से बनाए हैं जितने भी रन उन्होंने बनाए हैं। सो ऐसे के अंदर आप अगर उन्हें पावर प्ले में खेल भेज रहे हैं तो वो क्या खेलेंगे, क्योंकि अगर वो वन डाउन भी आते हैं, हमने न्यूजीलैंड के सीरीज में भी देखा था कि साइम अयूब जो थे या बाबर आजम में से कोई भी एक जल्दी आउट हो जाता था या रिजवान में से, सो फिर ये दोनों ही आमतौर पे ओपन कर रहे होते थे। कहने को तो साइम अयूब ओपनर थे लेकिन वो जल्दी आउट हो रहे थे तो ये दोनों ओपनिंग कर रहे थे। या एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि मेरे ख्याल से रिजवान या बाबर के साथ फ़खर ने भी ओपन ही किया था क्योंकि विकेट्स जल्दी गिर गई थी। तो क्या सूरत हाल होगी ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इट इज़ द राइट टाइम कि जब बाबर आजम वाकई टीम के लिए सोचें और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यूज़ करें, क्योंकि अगेन वही मसला है कि ओपनर्स की आपने टीम फिर से भर ली है। अगर आप दूसरी जानिब देखें तो इंडिया में भी ओपनिंग स्लॉट में काफ़ी कंपटीशन है, यानी कोहली भी ओपन करते हैं, उसके अलावा रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, इवन केएल राहुल को ऐसा सुना जा रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो वो भी ओपन ही करते हैं। ईशान किशन भी ओपन करते हैं। लेकिन ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि बीसीसीआई ने, इंडिया ने एक अच्छा काम किया है कि खिलाड़ियों को डिफरेंट स्लॉट्स पर ट्राई किया है। यानी अगर कोहली ओपन करते हैं तो फिर वो वन डाउन भी खेल लेते हैं। इसी तरह अगर केएल राहुल हैं वो ओपन करते हैं, हम देख रहे हैं आईपीएल में, तो वो जनाब 5वें नंबर पे भी खेल लेते हैं। इसी तरह से जो शुभमन गिल हैं वो भी वन डाउन आके खेल लेते हैं। तो इंडिया में ऐसा है कि उन्होंने किसी की कोई वहाँ पे वो क्या कहना कंट्रोल टीम पे नहीं आने दिया, किसी के ऊपर टीम को डिपेंड नहीं रखा है। उन्होंने जो ऑप्शंस थी उनको एक्सप्लोर किया है। अब आप देखिए विकेट कीपर बैटर की बात करें तो उसके ऊपर इंडिया में इतनी
यहाँ पे डिबेट हो रही है, इतनी पोजीशंस मौजूद हैं। संजू सैमसन का नाम है, इसके अलावा जितेश शर्मा का नाम है, ऋषभ पंत फिट हो गए हैं कि अब जो एक सेकंड विकेट कीपर बैटर है वो किसे लेके जाया जाए, तो उसमें ही इतना कंपटीशन इंडिया में मौजूद है। अब देखेंगे कि कुर्रा किसके नाम पे निकलेगा, कौन जो है वो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि ऋषभ पंत या फिर जितेश शर्मा, क्योंकि संजू सैमसन खेल तो अच्छा रहे हैं लेकिन वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं। अगर दूसरी जानिब ऋषभ पंत और जितेश की बात करें तो वो उन नंबर्स पे खेल रहे हैं कि जिन नंबर्स पे वर्ल्ड कप में उन्हें खेलना है। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि संजू सैमसन की वर्ल्ड कप में शमूलियत के आड़े आ सकती है मेरे ख्याल से। सो आगे जाके क्या होगा ये तो बहरहाल पता चलेगा, लेकिन अभी पाकिस्तान अपनी ऑप्शंस किस तरह से एक्सप्लोर करेगा, किस तरह से यूटिलाइज करेगा, ये हमें जल्द ही इसी हफ्ते में पता चल जाएगा। और जी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक दोस्त फिर दोस्त की वो क्या कहेंगे ना कि के लिए आगे आए हैं, जबकि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बाबर आजम के दोस्त इमामुल हक जो कि उनके बड़े अच्छे से दोस्त हैं, हम सब जानते हैं, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जिसकी मैं समझती हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ना बाबर आजम को ज़रूरत थी। अब अगर उनको खुद को ज़रूरत थी तो आई डोंट नो। तो जी उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जनाब कि जिस तरह से सरफराज को मिकी ऑर्थर की और इंजमामुल हक की बैक हासिल थी और वो जिस तरह से खिलाड़ियों को ट्राई करता था, इस तरह से बाबर आजम को बैक हासिल नहीं रही है। अब मुझे समझ नहीं आई कि मज़ीद बैक उन्हें क्या चाहिए। 4 साल बाबर आजम ने निकाल लिए, चाहे मिसबाउल हक थे या मिकी ऑर्थर थे या जो भी चाहे चेयरमैन आया या कोच आया, सब ने बाबर आजम को बैक किया है। इवन रमीज़ राजा से ज़्यादा बाबर आजम को कौन बैक करेगा, कि वो तो ये कहा करते थे कि मुझे तो बाबर आजम से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। सो इससे ज़्यादा बैक आपको क्या चाहिए है। सरफराज ने जनाब अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, आपको सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, उसके बावजूद कुछ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की बिना पे आपने उसे निकाल के दूध में से मक्खी की तरह साइड पे लगा दिया। और दूसरी जानिब अगर हम बाबर की बात करें तो उनके तो एडवोकेट इतने हैं कि नहीं जी नहीं, सेमीफाइनल खिला दिया और जी फाइनल खिला दिया और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होती हैं। हालांकि बाबर ने कितनी ऐसी सीरीज़ हैं जो कि अपनी कैप्टनसी स्किल्स ना होने की वजह से और फेवरेटिज्म करने की वजह से पाकिस्तान को हरवा दी हैं, चाहे वो सीरीज़ हैं, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो एशिया कप है। और अगर हम ये देखें टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, जो कि बाबर के टाइम में 2 टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल आए लेकिन वो दोनों के दोनों पाकिस्तान उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। जबकि जो लास्ट गुजरा उसमें तो बड़ी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में मैचेस हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया ने आना है, इंग्लैंड ने आना है, होम ग्राउंड पर टीम्स आके हमें हरा के गई हैं, बाबर की कैप्टनसी में हरा के गई हैं। लेकिन फिर भी फैंस ने भी बैक किया, मैनेजमेंट ने भी बैक किया, रमीज़ राजा हो जाएं या नजम सेठी हो जाएं, हर चेयरमैन ने उन्हें बैक किया है। उसके बावजूद अगर इमामुल हक ये कह रहे हैं कि बाबर को वैसी बैक नहीं मिली है, तो वो हमें बताएं कि मज़ीद किस तरह की बैक चाहिए है भाई उन्हें, कि बाबर के सर पे कोई ताज लगा दें। अब उनको दोबारा कैप्टनसी भी मिल गई, आप ये देखें। बस ये बात है कि मेरे ख्याल से इमामुल हक वो क्या कहेंगे ना कि इतने दिनों से कोई खबर नहीं चली थी, उन्होंने कहा चलें दोबारा से कुछ खबरों में आया जाए, कोई न्यूज़ बनाई जाए, तो वो इस तरह की बात करके खबरों में आ गए। क्योंकि जितनी मर्जी वो तारीफ़ें कर लें, जो मर्जी वो बटरिंग कर लें, T20 के लिए तो फिलहाल उनकी बिल्कुल बारी नहीं आने वाली है। तो जी ये थी कुछ आज की वीडियो, और अब हम आपसे करेंगे जनाब कल मुलाकात। 2 डबल हेडर हैं संडे को, दोनों मैचेस हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।